Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss class 10 साइंस. साइंस में हम लोग पढ़ने वाले आज फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1. तो जैसा कि बेटा आप लोग जानते हो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया पूरा. आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो पूरी तरह से. और मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उसके क्वेश्चन भी करा दिया, एक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं वो भी करा दिया है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लाइट. और लाइट में बेटा दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ाया गया है एक ही में. और आप रेफरेंस में देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्शन अलग दे रखा है, रिफ्रैक्शन अलग चैप्टर दे रखा, जबकि है वो एक ही चैप्टर का पार्ट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, उसके क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो, उसके बाद रिफ्रैक्शन सीखने वाले हैं. कुछ पोर्शन जैसे प्लेन मिरर वगैरह है वो वहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है, ओरल. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइट पढ़ने जा रहे हैं. लाइट है क्या? तो जैसे लाइट की बात करेंगे बेटा, तो हम आसपास जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं? लाइट की वजह से. अगर लाइट ना होती तो क्या हमें कुछ दिखाई देता? ये जो कलरफुल दुनिया दिख रही है ये लाइट की वजह से देख रही है. अगर सब अंधेरा होता तो क्या होता? सब ब्लैक ब्लैक होता है ना. तो लाइट है क्या? एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब यहाँ पर इसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ये दो टाइप के जो बिहेवियर शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर. एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट जो होती है वो वेव की तरह चलती है, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, ये वेव नेचर. कुछ ने कहा नहीं, वेव की तरह नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आती है. और उस पार्टिकल का नाम रखा था इन्होंने फोटॉन या फिर क्वांटम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट है क्या. तो बेटा देखते हैं, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं. देखो बेटा, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड अलाउड टू सी द ऑब्जेक्ट. कह रहे लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जिससे हम ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट आसपास, जैसे आप मुझे देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, या इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, ये सब लाइट की वजह से ही संभव है. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. अब नेचर ऑफ लाइट की बात करें बेटा, तो दो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी. तो कुछ जो साइंटिस्ट थे जैसे क्रिश्चियन हाइजेंस थे, इन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो वेव की तरह काम करती है. कैसे? वेव की तरह. आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने कहा नहीं, पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है. ठीक है बेटा, तो बात करते रहे पार्टिकल नेचर ऑफ थ्योरी की. तो पार्टिकल नेचर ऑफ थ्योरी जो अगर हम बात करें, देखो बेटा, तो पार्टिकल नेचर का मतलब पार्टिकल की तरह जो है वर्क करती है. लाइट जो होती है वो पार्टिकल की तरह, ऐसा पार्टिकल. और हर पार्टिकल को क्या नाम दिया गया था बेटा? फोटॉन. क्या नाम दिया गया? फोटॉन. तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा वेव थ्योरी. देखो, it is invented by Christian Huygens in 1678. Light consists of electromagnetic wave do not require material medium. कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन हाइजेंस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर चलती है, वेव की तरह वर्क करती है और इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. यानी ये विदाउट मीडियम चल सकती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस ना भी हो तब भी ये प्रोपेगेट कर सकती है. प्रोपेगेशन वर्ड बेटा, लाइट जो वेव होती है, वेव के चलने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको बोला गया प्रोपेगेशन. तो साइंटिस्ट जो क्रिश्चियन हाइजेंस थे, जिन्होंने बताया कि लाइट जो होती है वो वेव की तरह शो करती नेचर. तो उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए आपके, उन्होंने कहा नहीं, लाइट जो होती है बेटा पार्टिकल थ्योरी की तरह बताया गया इनको. तो देखो बेटा, दूसरी जो थ्योरी आई वो पार्टिकल थ्योरी आई. पहली थ्योरी जो आपकी थी वो वेव थ्योरी थी, दूसरी जो थ्योरी आई है वो पार्टिकल थ्योरी है. तो आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1670 में जो है पब्लिश किया था, 1670, एंड द ऑफिशियली पब्लिश जो हुआ था वो 1704 में हुआ था. एक फेमस बुक है इनकी ऑप्टिक्स, जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल की तरह नेचर शो करती है, पार्टिकल के फॉर्म में आएगी. तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंपोज ऑफ पार्टिकल, लाइट जो बनी होती है वो पार्टिकल की बनी होती है, व्हिच ट्रेवल इन स्टेट वेरी हाई स्पीड.
कह रहे हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लाइट बनी होती है वो पार्टिकल की बनी होती है बेटा, और ये स्पीड से चलती है। तो कौन सी स्पीड होती है इसका बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी लाइट होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी हाई स्पीड इसकी होती है। लाइट है द डिवल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो होती है डिवल नेचर शो करता है। डिवल का मतलब ये वेव की तरह भी हो सकता है और पार्टिकल की तरह भी नेचर शो करता है। तो ये था इसका थोड़ा सा जो है लाइट का जो है हिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा जो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करने जा रहे हैं कि भाई अगर किसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम अपने बारे में पढ़ेंगे, हमारे बारे में पढ़ोगे या किसी के बारे में पढ़ो, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की होती हैं, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला देखो प्रॉपर्टी क्या बेटा? इट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। बिल्कुल सही बात है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। पहली बात क्यों? क्योंकि लाइट इनफाइनाइट से आ रही बेटा, वहाँ मीडियम कहाँ है, वहाँ एयर वगैरह है ही नहीं। अब लाइट तो बहुत, भाई सन यहाँ थोड़ा है, सन तो बहुत दूर है, तो वहाँ से लाइट आ रही है, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट से आ रहे हैं। फिर लिखा अ बीम ऑफ लाइट विच इज रेज प्रोपेगेट टू मीट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। देखो बेटा, अगर कई सारी लाइट आ रही हैं और वो जाके एक ही पॉइंट पे अगर मिले तो उसे कन्वर्ज कहते हैं। जैसे मान लो ये सब लाइट है और ये ऐसे आई, एक ही पॉइंट पे ऐसे मिल गई, तो क्या कहेंगे? कन्वर्ज। क्या कहेंगे? कन्वर्ज। और अगर मान लो ऐसे लाइट गई और ऐसे इस तरह से फैल गई तो क्या बोलेंगे? डाइवर्ज। तो ये डाइवर्ज होता है और ये कन्वर्ज होता है। डाइवर्ज, कन्वर्ज। तो देखो यहाँ पे कन्वर्ज देख सकते, देखो ये लिखा है यहाँ पे, देखो कन्वर्ज हो रही है। ये यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट है, यहाँ से कितनी लाइट आ रही है सारी, यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी लाइट यहाँ से जा रही है। ये देखो लाइट गई, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये सब एक ही पॉइंट पे मिल गई। तो जब सारी लाइट एक ही पॉइंट पे मिलती है तो उसे कहते हैं कन्वर्ज। तो यहाँ लिखा कन्वर्ज ऑफ बीम, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे इसे। और अगर लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रही है इस तरह से तो डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। यानी ये देखो इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर, तो इसे डाइवर्ज कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा घर में जो बल्ब लगा होता है तो लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, पूरे कमरे में जो है प्रकाश फैल जाता है, उसे कहते हैं डाइवर्ज। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही पे फोकस पड़ जाए एक जगह, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना। अब द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बता ही चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझ में आ गया। कन्वर्ज का मतलब एक जगह गिरना सारी लाइट, डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। अब आते हैं हम लोग, आप बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन की। देखो जो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो आपने देखा होगा जब हम कोई बाल अगर मारे किसी जो है दीवार पे तो वो वापस आ जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर एक ही मीडियम में वापस आ जाए, जहां हम जैसे जिधर से हम लाइट पास कर रहे हैं उधर ही आ जाए, तो उसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। जैसे आपको दिखा दे रहा हूं द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी उसी मीडियम में वापस आ जाए। जैसे मैंने बाल मारी, मान लो अभी मान लो दीवार पे बाल मारी और फिर वही वापस आ जाए मेरे ही मीडियम में, आर पार ना जाए, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। एक ही मीडियम में रहेगा, ठीक है, और आर पार निकल जाएगा तो उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखा था फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। स्ट्राइकिंग के बाद अगर जो उसी मीडियम में वापस आ जाता है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे मान लो ये लाइट, ये देखो बेटा मिरर दिखाया गया, एक ये मिरर है और इसके पीछे कोटिंग कर दी गई है, ठीक है, प्लेटिनम की या सिल्वर की कोटिंग कर देंगे। तो यहाँ से अगर लाइट जाएगी, ऐसे टकराएगी यहाँ से, तो ये इसी मीडियम में उधर नहीं जाएगी, जब इधर ही आ जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के देखो ये इधर आ गई। तो ये जो है ये इस रे का नाम होता है बेटा इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। जब कोई लाइट जाके ऐसे टकराती है तो इंसिडेंट, जैसे मान लो ऐसे गई इंसिडेंट और फिर आई वापस तो रिफ्लेक्टेड, है ना, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से ये हो जाएगी इंसिडेंट, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
और इसका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर इसी प्लेन पे गिरेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, समझ गए नहीं? तो जब कोई रे ऐसे आती है तो इंसिडेंट रे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे, और जो परपेंडिकुलर होगा इसी की जो है सरफेस के, उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो बेटा, जैसे ये रे आई यहाँ से, ये मिरर है एक, आप देख सकते हैं मिरर है, इसकी कोटिंग कर दो यहाँ से ऐसे। ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम में, तो इसे कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो गई है। और इसी के परपेंडिकुलर जो ये है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट के साथ में जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से दिखाते हैं बेटा, इसको आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनता है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आर से दिखाते हैं बेटा, स्मॉल आर से। ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल बनाता है वो कहां बनाता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है ये इसके बीच में रहता है। तो प्लेन मिरर में आई जो होता है वैसे आर के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो भी लाइट आई है उसी मीडियम में रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अगर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सबको समझ में आ गया, आई होप सबको आ गया। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाए उसी मीडियम में। फिर लिखा द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स। ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे गिरती हैं उसे बेटा कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पॉइंट होता है बेटा, जिस पॉइंट पे जो है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकलती है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? तो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट हो जाएगा इंसिडेंस। ठीक है? जैसे यहाँ पे गिरा ऐसे और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा इसका इंसिडेंस हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। देखो यहाँ पे, तो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स द मिरर इज कॉल्ड द, जहां पर इंसिडेंट रे गिरती है उसे इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही बात है। जो नॉर्मल रे होती है, जैसे ये मिरर था अभी बताया था ऐसे इस तरह से, है ना बेटा, तो ये रे आई इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? परपेंडिकुलर होगा। अब उसके बाद देखते हैं बेटा, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, हम अगर बात करें तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे सीधे पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, पहला लॉ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कुछ नहीं है, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीधे देखना है। देखो, द लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल आई और एंगल आर बराबर है तो ये कौन सा लॉ हो गया? एक ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है उसमें एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होगा? बराबर होगा। जो मैंने अभी दिखाया था कि इसका मतलब जहां ये लाइट अगर इंसिडेंट आएगी ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तो ये जो एंगल आई बनेगा और ये जो एंगल आर बनेगा ये बराबर होंगे। ठीक है? एंगल आई एंगल आर क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर क्या लिखा बेटा? देखो, फिर लिखा है द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही बात है। देखो, अभी हमने दिखाया था इंसिडेंट रे आएगी और नॉर्मल रे जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में होंगे, यानी कि हथेली पर, पाम पे दिख रहे हैं। ठीक है? तो सेम प्लेन पे होते हैं। तो यही लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई सेम प्लेन। सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद दिया है आपका द above laws of reflection are applicable to plane mirrors as well as spherical mirror। मतलब ये जो दो लॉ हैं ये प्लेन मिरर के लिए भी अप्लीकेबल है और एज वेल एज स्फेरिकल मिरर के लिए भी अप्लीकेबल हैं। प्लेन मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा
तो देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं जो है यहाँ पे द एबोव लार्ज रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है और स्फेरिकल मिरर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो प्लेन मिरर पे भी लगेगा। प्लेन मिरर जैसे आप शीशा जो देखते हो सुबह सुबह, वो प्लेन मिरर होता है बेटा, ठीक है। वो कैसा मिरर होता है? प्लेन। तो उस पर ये एप्लीकेबल है, तो दोनों पे एप्लीकेबल है। अब उसके बाद हम आते हैं अगला, देखो बेटा, फिर एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट में लिखा है इफ रे ऑफ लाइट विच इज द इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द विद द सेम पाथ। कह रहे हैं अगर कोई रे, जैसे अभी क्या होता था, अभी तक जो हम लाइट गिरा, जैसे मान लो मिरर है और अभी तक का लाइट हम ऐसे गिराते थे इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने कहा परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। अगर इसी पे परपेंडिकुलर बेटा गिराएंगे, जैसे ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक, अगर ये इंसिडेंट रे हो गई तो इस पे ही वापस चली जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे, जैसे आई है वैसे वापस चली जाएगी। और इसका नॉर्मल क्या होगा? इसके पीछे होगा, ठीक है। यानी कि तीनों परपेंडिकुलर होंगे। जैसे अगर कोई रे अगर ऐसे आई है परपेंडिकुलर, अगर ऐसे इस तरह से इंसिडेंट रे आई है तो ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी और इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता ही है। तो इसका एंगल जो बनेगा इनके बीच का, वो एंगल आई बराबर आर 0 होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरती है तो एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? 0 होगा बेटा। और अगर ऐसे गिरती है इस तरह से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है, आई और आर बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली गिरती है इंसिडेंट रे तो एंगल आई और आर बराबर होंगे, लेकिन कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा बेटा? 0। तो ये नोट याद रखना कि 0 कब होता है, आई और आर, जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली जो है, तो जो आपका सरफेस है उस पर नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर, तब ये 0 होता है, ठीक है। अगला देखो बेटा, फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक दैट प्लेन मिरर। देखो बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन तब देखने मिलता है जब सरफेस कैसा हो? स्मूथ हो। कैसा हो? स्मूथ। तो जैसे मान लो ये लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, आई फिर टकरा के वापस चली गई, तो ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, इस ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर रे आएगी इस तरह से, फिर ये पैरेलल रे दिख रही है आपकी, तो इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल आई और आर बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं अभी नॉर्मल डाल दूँ ऐसे इस तरह से, तो ये आई ए आर बराबर होगा। यहाँ पे नॉर्मल डाल दो, यहाँ पे नॉर्मल डाल दो, तो हर जगह एंगल आई और आर क्या होगा? बराबर होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, यानी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने मिलता है वो स्मूथ सरफेस पे देखने मिलता है, स्मूथ होना चाहिए। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बेटा, वो आपको स्मूथ सरफेस पे नहीं, वो जो है आपको रफ सरफेस पे देखने को मिलेगा। जैसे ये देख सकते हो, ये यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, इरेगुलर कह सकते हो। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सरफेस, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा वो रफ सरफेस पे देखने को मिलेगा। जैसे दैट द पेपर, चॉक, टेबल, ये सब कैसे होते हैं बेटा? ये सब रफ होते हैं। कैसे होते हैं? रफ, खुरदरे टाइप के, तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ। तो यहाँ पर हम लोगों को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। नो इमेज इज फॉर्म इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज लाइट रेज स्कैटर्ड ऑल डायरेक्शन। कह रहे कोई इमेज नहीं बनती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड, मतलब फैल जाती है। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से आई इधर चली गई, अब यहाँ से आई, देखो यहाँ इस तरह से आई इस तरह से गई है, इधर से आई इधर गई है, तो किधर भी जा सकती है। तो ये रफ दिखाया गया है, तो इसमें इमेज बनने के चांस नहीं है, इमेज नहीं बन पाएगा। इसमें एंगल और आई, जो एंगल ऑफ आई जो होता है वो आर के बराबर नहीं होता है। इसमें एंगल आई और आर बराबर नहीं होता है। हाँ, कुछ केस में अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे एंगल और आई आर जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। एंगल आई और आर बराबर नहीं होते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बेटा। उसके बाद है द इफ द पैरेलल रेज लाइट फॉलिंग ऑन द रफ सरफेस गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन एंड आई और आर डिफरेंट। देखो लिखा भी है, एंगल आई और आर क्या होंगे बेटा? जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। एंगल आई और आर सेम ईच पॉइंट, अगर केस में बात करें एक पॉइंट पे देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि ये एंगल सेम हो सकते हैं। तो एंगल आई और आर सेम ईच पॉइंट इवन ऑफ द रफ सरफेस, चाहे वो सरफेस रफ हो और चाहे प्लेन हो, पॉसिबल है ईच पॉइंट पे, ठीक है। वैसे जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो है आपका एंगल आई और आर बराबर नहीं होता जनरली। अब आते हैं प्लेन मिरर।
थोड़े ऐसे प्लेन मिरर की बात करें तो हमने बताया था पहले कि प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं दे रखा फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर ले रहा हूँ क्योंकि हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं उसको भाई, रोज देख के ऐसे बाल खींचते हैं, ऐसे क्रीम पाउडर लगाते हैं, लाली लिपस्टिक, अरे लगाते हो नहीं लगाते हो कह दो, लाली लिपस्टिक जो लोग लगाते होंगे पता होगा कह दो, है ना। चलो अच्छा फिलहाल तो प्लेन मिरर का पहली बात तो हम बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर है क्या बेटा। तो आपने सब लोगों ने शीशा देखा है, शीशे में आपने देखा होगा तो अपना चेहरा क्यों देखते हो, क्योंकि जैसे हम खड़े हैं मान लो ऐसे सीधे तो सीधी इमेज बनती है, बनती कि नहीं, और जितनी दूरी पे खड़े होगे उतनी दूरी पे बनती है। आप कभी देखना जब पीछे भागो तो शीशे के अंदर भी आप क्या होता है, इमेज हमारी पीछे जाने लगती है ना। तो जितनी दूरी पे खड़े होगे उतनी दूरी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब वो रियल नहीं है, कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के अंदर है। जो स्क्रीन पे बनता है वो कैसा होता है, रियल, और जो स्क्रीन के अंदर बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल। तो पहले 2-3 बातें हमें समझ में आ गई। प्लेन मिरर में इमेज जो बनेगा बेटा सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनता है। इतनी चीज़ समझ गए प्लेन मिरर की बात। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे प्लेन मिरर की बात। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है, सपोज ये देखो ये प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है, ये सीधा सीधा प्लेन मिरर है। अब ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी, 2 रे कम से कम ड्रा की जाएंगी। पहली रे यहाँ से अगर रे गई तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी इधर, ठीक है। दूसरी रे अगर इसके परपेंडिकुलर डाल दे इस मिरर पे, अभी मैंने बताया था अगर कोई नॉर्मली अगर डाली जाती रे ऐसे नॉर्मली परपेंडिकुलर, तो वो क्या होती है, उसी पाथ पे वापस चली जाती है, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे जैसे गई वैसे वापस चली आई। तो ये रे और ये रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, जब तक मिलेंगी नहीं इमेज नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको डॉट 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 ऐसे पीछे दिखाएंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पीछे कट करवा दिया, तो अब यहाँ जहाँ कट कर रही वहाँ इमेज बनेगी। तो देखो ध्यान से देखो, तो जितनी बड़ी इमेज इधर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है उतनी बड़ी इमेज बन रही है। और जितनी दूरी पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर खड़ा, मान लो लड़का यहाँ पे खड़ा था मिरर से यक्स दूरी पे, तो इमेज भी बनेगी यक्स दूरी पर ही बनेगी। ये तो समझ गए, यक्स, ये देखो बैठी है जो है, कौन बैठा है भाई, कोई होगी हीरोइन, अपने आप को समझ रही, देखो बाल खींच रही है। तो देखो जितनी दूरी पे ये बैठी है अंदर उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनना है ना। तो अगर आप समझ गए प्लेन मिरर, तो फिलहाल प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी ऐसे, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर ये क्या है, एक प्लेन मिरर मान लो है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। और मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है मान लिया, ठीक है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो कितनी डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा है, मान लो ये बेटा क्या है, मिरर, इसे कहते हैं मिरर। मान लो ये जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रे पास करेंगे ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी ऐसे। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टर रे हो गई। कम से कम 2 रे पास करो, तो चाहो तो एक परपेंडिकुलर ऐसे गिरा सकते हो, और या ना चाहो अगर परपेंडिकुलर गिराना तब भी आप ऐसे गिरा सकते हो। देखो एक रे गई और रिफ्लेक्ट करके वापस चली आई। तो ये दोनों रे जो है अब कहाँ मिलेंगी, क्योंकि ये तो मिल नहीं रही है, पैरेलल हो रही है। तो ये जहाँ मिल जाएंगी वो यहाँ कट कर जाएंगी, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। तो देखो यहाँ पे ये देखो जितनी दूरी पे है ये 10 सेंटी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और अगर ये हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो हाइट इसकी भी कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। तो मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी इमेज बना सकते हो। आप चाहो तो जैसे उसमें बना था वैसे बना सकते हो, आप परपेंडिकुलर ऐसे डालो तो वापस चली जाएगी, दोनों सही हैं। तो ये प्लेन मिरर की बात हो गई, ठीक है। वैसे अब तो इस बार नहीं आएगा क्वेश्चन यहाँ से। अब बात करते हैं इसका जो है प्लेन मिरर के, थोड़ा सा और देख ले रहे भाई। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय द लुकिंग इनटू द मिरर। हम तभी जो है प्लेन मिरर में देख सकते हैं, जब हम प्लेन मिरर में देखेंगे तभी इमेज हमें दिखेगी, नहीं देखेंगे तो इमेज नहीं दिखेगी। उसके बाद द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट, ये तो बता ही दिया, वर्चुअल बनता है यानी आभास, वर्चुअल मतलब रियल नहीं होगा, आभास होगा, है ना। तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, तो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। तो जितने बड़े हम हैं उतने बड़ा शीशे में हम लोग दिखते भी हैं, है ना। अगला, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पे आप खड़े होगे उतनी ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा, तो सेम डिस्टेंस पर भी बनता है ये। तो ये थे थोड़ा तो प्लेन मिरर के बारे में, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। उसके बाद अब आ गया जो आप सोच रहे थे, देखो क्या सोच रहे थे कि सर जो है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, वैसे आपको आना भी चाहिए। तो रियल इमेज और वर्चुअल, रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, देख लो
लाइट रेज एक्चुअली मीट, इसमें जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज कौन सी, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बेटा, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड, वो एक्चुअली मीट होती हुई दिखेंगी। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं वो वास्तव में मिलना चाहिए, आप वास्तव में कटना चाहिए, उनको कटाना नहीं पीछे जा करके, अपने आप कटना चाहिए। अगर अपने आप कट रही हैं तो वो रियल इमेज होगा, है ना। जैसे लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें लाइट रेज मिलती हुई नहीं दिखेंगी। जैसे आप अभी प्लेन मिरर में आपने देखा था तो क्या था, लाइट रेज कहीं मिलती हुई दिख रही थी नहीं, ऐसे ही टकरा के, फिर ऐसे ही टकरा के चली गई थी, तो ये मिल ही नहीं रही थी, रिफ्लेक्टेड रे कहीं नहीं मिल रही थी, तो इनको हमने पीछे मिलाया। अगर ये कहीं मिल जाती दोनों तो रियल हो जाता, लेकिन ये नहीं मिली तो वर्चुअल हो गया, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे जब तक कट नहीं करेंगी तब तक वो इमेज कैसा होगा, कैसा शो करेगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज जो होता है एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। उसके बाद आ जाओ, द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड, इसमें इमेज जो होता है उल्टा बनेगा। रियल इमेज में आपको जो इमेज दिखेगा वो उल्टा दिखेगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे भी कॉन्केव मिरर में। और इसमें जो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट। ये मान लो वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, जरूर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, और रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब होता उल्टा बनेगा, ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये इमेज आपको कहाँ देखने मिलेगी, स्क्रीन पे। अगर रियल इमेज है तो स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, और अगर इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन, ये स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद दिस इमेज इज फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द बिहाइंड द लेंस, ये इमेज हमें देखने मिलती है फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस के पीछे। जैसे सिनेमा स्क्रीन में हम लोग देखते हैं, या कैमरा वगैरह सेंसर जो होता है ये सब देखते हैं, तो जो हम लोग सिनेमा वगैरह हॉल देखते हैं वो सब रियल इमेज दिखती है, ठीक है। और वर्चुअल आप जानते हो, प्लेन मिरर जो आप सुबह सुबह शीशा देख के आते हो उसमें अपनी इमेज कैसी देख के आते हो, वर्चुअल इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट जरूर होगी, सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद कर लेना, फिलहाल ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं उसके बाद यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के यूज क्या क्या दिए बेटा, इट इज यूज इन द आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं। प्लेन मिरर फिक्स इन द इनसाइड द वॉल्स ऑफ द शॉप, लाइक ज्वेलरी शॉप में देखे होंगे, यहाँ ज्वेलरी वगैरह बिकती है वहाँ पर भी लगा होता है ये। प्लेन मिरर आर यूज द मेकिंग पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप बेटा एक डिवाइस होती है जिसका यूज करते हैं। इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द ऑब्जर्व द सराउंडिंग फ्रॉम द हिडन सबमर्ज सबमरीन, जैसे समुद्र वगैरह में कुछ चीज़ डूब जाती हैं तो उनको देखने के लिए हम लोग जो है प्लेन मिरर का यूज करते हैं। जैसे पेरिस्कोप में लगाया जाता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, देख सकते हैं ये पेरिस्कोप आप देखे होंगे, ये देखो ये भी एक पेरिस्कोप है, ये भी पेरिस्कोप है। तो जो डूब जाती चीज़ें सबमरीन वगैरह उनको देखने के लिए, जानवर वगैरह देखने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है पेरिस्कोप का। तो ये जो इसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि जैसे मान लो प्लेन मिरर में आपने देखा होगा, अगर जो तो अगर देखो जो बंदा अंदर होता है, अगर मैं अपना जो है दाहिना हाथ उठाऊंगा तो लगेगा उसको, अगर उधर से वो देखेगा तो क्या लगेगा, बायां हाथ। अगर जो अंदर होता है बंदा, जैसे हमारी जो अब हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है वो लगेगा कैसा, बायां। कैसा लगेगा, लेफ्ट। अगर मैं राइट उठाऊंगा तो लेफ्ट लगेगा, वो लेफ्ट उठाएगा तो राइट लगेगा। तो देखो जैसे When an object is placed in the front of plane mirror, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के फ्रंट में रखते हैं, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड, तो राइट वाला जो होगा वो लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द बिकम द राइट साइड, वो राइट में दिखेगा। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो ये जो साइड का चेंज दिखता है इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये साइड का चेंज किसकी वजह से दिखता है, ये प्लेन मिरर की वजह से दिखता है, तो इसे लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। देखो एग्जांपल, आवर लेफ्ट हैंड अपीयर टू राइट हैंड द मिरर इमेज, जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो कैसा लिखेगा, राइट। देखो इधर जैसे बाबूजी देखो खड़े हैं यहाँ पे देखो इसके, अगर इसकी तरफ से देखो तो ये इसका क्या है, राइट हैंड। अब इधर अगर मैं देखूँ यही हाथ ऐसे, देखो मैं ऐसे उठाऊंगा, आप देखो इधर जैसे ये खड़ा हो रेड वाला, ठीक है, रेड वाला, तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड। अभी मैं इधर जाऊं तो आप देखो मैं ये मेरा राइट था, लेकिन इसका आप देखो अब मुझे ये उठाना पड़ेगा, तो कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब ये हो गया, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं तो एम्बुलेंस पे लिखा होता है बेटा, उल्टा लिखा होता है, ताकि उल्टा इसलिए लिखा होता है क्योंकि हम अगर जो मिरर में देखें जैसे साइड में तो वो सीधा दिखने लगता है ना, तो इसलिए एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा जाता है ताकि हम उसको रास्ता दे दें अगर पीछे से आ रही। ये देख सकते हो, ये भी लेटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। तो ये था लेटरल इन्वर्जन। अब उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो बहुत सिंपल है, ये क्या हो गया आपका प्लेन मिरर हो गया मान लो, ठीक है बेटा, और यहाँ से इंसिडेंट रे आई और ये हो गई रिफ्लेक्टर रे, और ये इसका हो गया नॉर्मल, ठीक है, क्या हो गया,
नॉर्मल। तो देखो बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ आई ये है, ये एंगल ऑफ आर है। यहाँ उसने क्या कहा है, एन इंसिडेंट मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस। सरफेस से जो है, यहाँ से सरफेस से कितना बना रहा है 35 डिग्री, ठीक है, सरफेस से बोला बेटा। तो सरफेस से 35 बढ़ाना, तो ये कितना बचा होगा, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो 35 और प्लस ये कितना आ गया बेटा 55, है ना, ये 55 हो गया। तो 55 अगर ये हो गया तो ये और ये बराबर होते, तो ये भी क्या हो जाएगा 55। तो ये कितना बचा 35 डिग्री, समझे। सरफेस से बेटा बोला है इन्होंने, देखो कहा एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सरफेस से अगर 35 है तो ये पूरा कितना होता है, यहाँ से नॉर्मल वाला कितना बनाता है बेटा 90 डिग्री। तो ये 55 बचा, तो ये भी 55, ये 35 हो जाएगा, है ना। तो पूछा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा 55 डिग्री, यानी आंसर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। डन। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं अब यहाँ से देखते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी तक मैंने बताया है, जिसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझा दिया मैंने कि क्या होता है लाइट, क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा समझा दिया। तो क्योंकि हम लोग देखो बेटा हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि आगे फिर अभी हम लोग 11th पढ़ेंगे, कोई तैयारी करेगा किसी चीज़ की, तो चीज़ें कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं फिलहाल, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर, तो जो कि हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए और एनडीएस क्लासेज में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।